हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझेंगे। उससे समझने से पहले हम डाइपोल मोमेंट समझते हैं क्या होता है। तो मोमेंट क्या है, अगर किसी क्वांटिटी के साथ मोमेंट लगा दे फिजिक्स में तो उसका क्या मीनिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स? जो फोर्स क्वांटिटी है इसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। कौन सी डिस्टेंस? तो डिस्टेंस यहाँ लेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो मोमेंट की जो भी बात करेंगे तो इसमें एक क्वांटिटी तो पक्के तौर पे वेक्टर रहेगी जो कि आपका पोजीशन वेक्टर होगा। तो क्वांटिटी की जो भी क्वांटिटी है उसकी पोजीशन वेक्टर से, वेक्टर है दूसरी क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी जरूर नहीं कि आपकी वेक्टर हो, लेकिन दूसरी जो डिस्टेंस वाली क्वांटिटी है पोजीशन वेक्टर, वो वेक्टर होगी। तो क्वांटिटी की पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। पोजीशन वेक्टर हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है? ओरिजिन। तो यानी कोई ना कोई आपने ओरिजिन चूज़ किया होगा, तभी तो आपने क्वांटिटी को पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है। तो क्वांटिटी की पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आता है उसी का नाम है मूवमेंट ऑफ क्वांटिटी। तो जैसे मैंने फोर्स क्वांटिटी की पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करी तो मेरे को मूवमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा, और इसी का दूसरा नाम है टॉर्क, ठीक है। तो ऐसे ही मूवमेंट ऑफ मास होता है। कहीं पे मास रखा हुआ है, आपने ओरिजिन चूज़ किया, तो उस ओरिजिन के अबाउट कितना मूवमेंट ऑफ मास बनेगा। तो उस मास जहाँ पे रखा है और ओरिजिन जहाँ है, ओरिजिन से मास तक एक पोजीशन वेक्टर बनाइए और मास की इस पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें पोजीशन आपका ओरिजिन भी हो सकता है, केवल इसमें आपका एक्सिस भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्सिस पर ही ओरिजिन होगा, ये आप कह लीजिए। तो क्वांटिटी की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर हो, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लोगे वो भी एक तरह का पोजीशन वेक्टर है। जिस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनी है उसी एक्सिस पे उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ओरिजिन है, ठीक है। तो ये भी आप कह सकते हो। तो मेनली आप इसमें ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सिस की बात ना करके ओरिजिन की बात करेंगे। तो हमारे यहाँ पर मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट में पोजीशन वेक्टर का प्रयोग होगा। तो ये हो जाएगा आपका डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट किस चीज़ का नाम है? चार्ज की, ठीक है। चार्ज हमारी क्वांटिटी है जो कि स्केलर है। तो स्केलर क्वांटिटी की पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आपका आएगा वो कहलाएगा डाइपोल मोमेंट। जैसे कि अब ये एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास चार्ज रखा हुआ है क्यू और ये ओरिजिन है ओ, ठीक है। तो इसमें मान लो ये दो चार्ज, ये मतलब ए बी सी डी मैंने एग्जांपल लिया है इसके अंदर। तो मान लो कहीं पे ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक चार्ज मैंने मान लिया क्यू, और ये कोई भी मैंने ओरिजिन चूज़ कर लिया। तो ओरिजिन से इस क्यू को जोड़ दीजिए, अटैच कर दीजिए, तो आपको एक पोजीशन वेक्टर मिलेगा। ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी क्यू से मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी मिली उस क्वांटिटी का नाम है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट ज़रूर नहीं कि हमेशा दो चार्ज होंगे, एक चार्ज है बस ओरिजिन चाहिए, ओरिजिन से चार्ज का पोजीशन वेक्टर और क्यू स्केलर क्वांटिटी, उसकी पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो स्केलर और वेक्टर की जो प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आपको वेक्टर मिलेगा। तो यानी डाइपोल मोमेंट भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये है डाइपोल मोमेंट इन जनरल डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द origin and charge configuration. It is charge multiplied with its position vector from reference point, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एग्जांपल लिए गए हैं। अब इन एग्जांपल्स में आप यहाँ पे मैंने दो दो चार्ज ले दिए, एक चार्ज से शुरुआत करें तो ये आंसर आएगा। अच्छा, इसमें जो क्यू आपको लेना है, ध्यान दीजिए, जब भी आप वेक्टर फॉर्म का डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो जो क्वांटिटी स्केलर है वो विद साइन ली जाती है। प्लस की है तो प्लस, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, वो उसका नेचर है, पॉजिटिव नेगेटिव नेचर है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वो नेचर इस वेक्टर से मल्टीप्लाई होकर प्लस और माइनस के रूप में इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो यानी नेचर के अकॉर्डिंग जो वेक्टर क्वांटिटी आपको मिल रही है उसकी डायरेक्शन पर फ़र्क पड़ता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये कुछ ऐसी नेगेटिव चार्ज है उसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण है। लेकिन अगर क्यू का साइन आप साथ में रखते हो और सेम पॉइंट पे बात करते हो, बस सोर्स चार्ज को एक बार प्लस क्यू रख दिया, उस प्लस क्यू को उठा के उसी जगह पे माइनस क्यू रख दिया, और उसी मतलब मान लो जैसे कि यहाँ पर सोर्स चार्ज रखा है प्लस क्यू और इस पॉइंट पर मेरे को फील्ड चाहिए, ठीक है, मिल गया कुछ। फिर से मैंने यहाँ पे रख दिया माइनस क्यू, इसी पॉइंट पर मेरे को फिर से यहाँ पे फील्ड चाहिए। तो अब मैं के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूले में अगर क्यू विद साइन लेता हूँ तो वो साइन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में भी आएगा, और एक बार प्लस वाले में तो प्लस आएगा क्यू का साइन, माइनस वाले में माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बार मेरे को मिला, दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी में साइन का मतलब है डायरेक्शन, और चार्ज में साइन का मतलब है नेचर। तो नेचर अलग हो गया सोर्स चार्ज का, तो ऑटोमेटिकली जिससे जुड़ी हुई जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन अलग हो गई, ठीक है। तो ऐसा ही है डाइपोल मोमेंट के साथ।
तो इस क्यू अगर पॉजिटिव रखोगे तो पी वेक्टर आर वेक्टर के अलोंग होगा, क्यू अगर नेगेटिव चार्ज वाला है तो पी वेक्टर आर वेक्टर के अपोजिट होगा। ये मतलब आप याद रखिए। तो अब देखिए, अगर मैं इस चार्ज को भूल जाऊँ और मैं कहता हूँ इसका मेरे को डाइपोल मोमेंट बताओ इस अकेले प्लस क्यू का, तो हाँ बिल्कुल आसान है। क्या निकलेगा, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन के अबाउट निकालना है, तो डाइपोल मोमेंट ओरिजिन के अबाउट होगा, यानी इस ओरिजिन पे वेक्टर बनेगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जो पी वेक्टर है वो इस ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये है इसका मतलब ओरिजिन के अबाउट। जैसे टॉर्क है, ओरिजिन के अबाउट बताओ, तो जो टॉर्क वेक्टर है वो ओरिजिन के अबाउट बनेगा, ओरिजिन पे मतलब लगे तो होगा राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल आर क्रॉस एफ। ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन आई वो डायरेक्शन आप उस वेक्टर की थर्ड वेक्टर जो ए क्रॉस बी जो सी वेक्टर आता है तो वो सी वेक्टर ओरिजिन पे ले आइए और वहाँ पर बना दीजिए। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर ओरिजिन पे बना दीजिए, तो ओरिजिन के अबाउट हो गया वो। ठीक है, ऐसे ये भी ओरिजिन के अबाउट है, तो ओरिजिन से बनेगा। तो यहाँ से देखो ए मेरी ये दूरी है, तो इधर मैं एक्स पॉजिटिव कह रहा हूँ तो ए आई कैप हो जाएगा, ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर प्लस क्यू का। तो प्लस क्यू इंटू ए आई कैप, ये आ गया मेरा पी वन वैक्टर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर अबाउट ओरिजिन ओ। ठीक है, फॉर दिस प्लस क्यू चार्ज। ऐसे ही इस वाले प्लस क्यू चार्ज के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहीं से फिर से मेरे को अब मेरा जो ए आई कैप ना आके अब मेरा ए माइनस आई कैप आएगा, क्योंकि इस दिशा में चल रहा हूँ मैं, मेरा जो पोजीशन वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन उल्टी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइनस मतलब ये कह लीजिए यहाँ पर पी वन वैक्टर पॉजिटिव आया तो यहाँ पी वन वैक्टर जो भी पी वैक्टर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ऐसे ही करके दिखा रखा है हमने। तो पी वन वैक्टर जो चार्ज है विद साइन, क्योंकि वेक्टर एरो लगा हुआ है इसके ऊपर, अगर ये एरो ना लगाओ तो आप इसका मोड ले सकते हो, जो भी आंसर है प्लस या माइनस जो भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू चाहिए केवल। तो अब मेरे को वेक्टर लगा रखा है तो प्लस क्यू और फिर ए वन वैक्टर, तो ए वन वैक्टर मैंने इधर वाले को बोला है, ए वन वैक्टर है ए आई कैप, तो ये आ गया। पी टू वैक्टर ऐसे ही माइनस का ए आई कैप, ए टू वैक्टर माइनस का ए आई कैप, तो ये आ गया। अब एक ही पॉइंट एक ही ओरिजिन पे दो वेक्टर बन गए, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, तो इसी ओरिजिन पे एक इधर और एक इधर, तो दोनों को एक साथ हम अब इस पॉइंट से मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे कितने वेक्टर हमारे लिए, इंसानों के लिए तो यहाँ दो वेक्टर है जो डेफिनेशन लगा रहे हैं, लेकिन जब ये पॉइंट जो महसूस करेगा, ये हमेशा प्रकृति अपने रूल्स फॉलो करती है, प्रकृति अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इस पॉइंट को हमेशा एक ही वेक्टर देगी। प्रकृति हमेशा एक पॉइंट को एक वेक्टर प्रोवाइड करती है, चाहे 10 वेक्टर काम कर रहे हैं उनका एक बना देती है अपने आप। ठीक है, तो जब रियल में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ एक वेक्टर नज़र आएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज ने बनाया, तो चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वेयर, तो क्यू अकेले आया, तो क्यू वन ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया एक पॉइंट पे के क्यू वन बाई आर वन स्क्वेयर, फिर क्यू टू बैठा है उसकी भी पॉइंट से उसी पॉइंट से दूरी है आर टू, तो के क्यू टू बाई आर टू स्क्वेयर। तो देखो जब मैं फॉर्मूला अलग अलग देख रहा हूँ तो एक में क्यू वन आ रहा है, एक में क्यू टू आ रहा है, यानी एक फॉर्मूले के अंदर एक क्यू है, तो के क्यू वन बाई आर वन स्क्वेयर में क्यू टू नहीं है, तो के क्यू वन बाई आर वन स्क्वेयर क्या कह रहा है कि मेरी जो वैल्यू है वो केवल क्यू वन पे डिपेंड करेगी और आर वन पे। ऐसे ही जब मैं ई टू की बात कर रहा हूँ तो के क्यू टू बाई आर टू स्क्वेयर, तो वो कह रहा है मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई टू फील्ड है, वो कह रहा है मैं तो बस क्यू टू को देखूंगा और आर टू को देखूंगा बस। क्यू वन और आर वन बेशक यहाँ पर है, क्यू वन बेशक बैठा बगल में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप क्यू टू के कारण फील्ड की बात कर रहे हैं तो के क्यू टू बाई आर टू स्क्वेयर फॉर्मूला लग जाएगा और आंसर मिल जाएगा। तो पॉइंट पर एक ही पॉइंट पर 10 चार्ज ऐसे फील्ड बना रहे हैं अपना, तो चार्ज से पूछ रहा हूँ बता भी उस पॉइंट पे कितना फील्ड, तो चार्ज कहेगा उस पॉइंट पे तो मेरा फील्ड है, मुझे तो दूसरों का क्या लेना देना, मैं तो अपना बता सकता हूँ, तो मेरा है के क्यू वन बाई आर वन स्क्वेयर। क्यू टू से पूछूंगा के क्यू टू बाई आर टू स्क्वेयर, क्यू टेन से पूछूंगा के क्यू टेन बाई आर टेन का स्क्वेयर। तो सभी कह रहे हैं उस पॉइंट पे एक एक फील्ड, मेरा फील्ड है मेरा फील्ड है मेरा फील्ड है। ठीक है, मुझे दूसरे का वहाँ बेशक फील्ड है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा है। ठीक है, वही सेंट वाला केस, स्मेल का, एक स्मेल आ रही है एक पॉइंट पे, दूसरा सोर्स है स्मेल पैदा करने वाला या फ्रेगरेंस पैदा करने वाला, वो भी आ रही है, तो पॉइंट पे तो एक ही साथ दो पहुंच रही है। ठीक है, एक एक एक, एक। लेकिन जब पॉइंट उस पॉइंट पर आप बैठे हो तो आपको दोनों एक साथ महसूस होने के कारण आपको अलग ही तरह की स्मेल महसूस होगी, जो कि एक अकेली स्मेल होगी अपने आप में। तो ऐसे ही सारे फील्ड उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। पॉइंट से पूछता हूँ तू बता भाई यहाँ पे कितना फील्ड, तो पॉइंट कहेगा नहीं मुझे तो 10 फील्ड महसूस नहीं हो रहे, मुझे तो एक महसूस हो रहा है, और वो जो एक है प्रकृति ने अपना रूल लगाया और 10 को सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके एक कर दिया।
तो इंसानों को तो पता है कि यहाँ पे 10 है, 10 चार्ज है तो 10 फील्ड है, लेकिन अब इंसान प्रकृति जो सच में कर रही है कि वहाँ पे एक फील्ड है, उसे एक तक कैसे पहुँचे। तो इंसानों ने मैथमेटिक्स की सहारा लिया, मदद ली और इस लैंग्वेज की मदद से सीखा कि इन 10 को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से एक बढ़ाया जा सकता है। तो हम अपनी सुविधा के लिए ये तरीका लगा के सीख सकते हैं कि सच में यहाँ होगा तो प्रकृति क्या करेगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देती है डायरेक्ट, तुरंत। ठीक है, और वही चीज़ हम भी समझ सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर सीख लिया तो सभी के सभी फील्ड जुड़ के एक ही नज़र आएगा। इसी प्रकार इस ओरिजिन पर एक साथ कितने भी डाइपोल मोमेंट वेक्टर बन जाए, लेकिन ये पॉइंट हमेशा एक ही को ही महसूस करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में पॉइंट एक फील्ड को महसूस कर रहा है, 10 को नहीं। जब रियल में एक्सपेरिमेंट करोगे, उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो एक डायरेक्शन में दौड़ेगा, 10 दिशाओं में नहीं दौड़ेगा। तो टेस्ट चार्ज बताएगा एक्सपेरिमेंटली कि यहाँ पर तो एक ही फील्ड है, चाहे बेशक कितने भी चार्ज आपने बिठा रखे हो बगल में। ये है, तो ये चीज़ है। तो अब ये दोनों को हमने जो तरीका सीखा कि इनका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ, वेक्टर एडिशन कर दो, वो किया हमने, दोनों को वेक्टोरियली ऐड किया तो बिल्कुल एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, 180 डिग्री पे अपोजिट काम कर रहे हैं, एक प्लस आई कैप में एक माइनस आई कैप में, दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, कैंसिल आउट, जीरो आ गया। ठीक है, तो प्लस क्यू और प्लस क्यू ने जीरो डाइपोल मोमेंट बनाया यहाँ पर ओरिजिन पर, ये हमने सीखने को मिला यहाँ पर। ऐसे ही अब देखिए, अगर मैं ओरिजिन को, इस ओरिजिन को शिफ्ट करके प्लस क्यू पर ले आऊँ, इस वाले पर, ठीक है, तो ये सिचुएशन, पहले 2a डिस्टेंस थी इनके बीच की, अब a कर दिया। ये सोचो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले आया, अब बताओ क्या होगा। तो जो ओरिजिन पे चार्ज आ गया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या था, चार्ज की पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई, पोजीशन वेक्टर के प्लस क्यू का तो जीरो हो गया, लेकिन इस प्लस क्यू का अभी भी ये है। तो अब ये वाला अगर हम ये तरीका लगाते हैं, यहाँ पर भी सेम, चार्ज विद साइन उसका पोजीशन वेक्टर, चार्ज विद साइन उसका पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पर हमें अब केवल क्यू ए आई कैप मिला। ठीक है, और आई कैप डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है, तो आपका इसी दिशा में जो पी वेक्टर आएगा इस ओरिजिन से बनेगा एरो वेक्टर, वेक्टर बनेगा यहाँ पे पी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो केस ए और बी हमने जो पढ़े, ठीक है, जनरली ये हम पे क्या दिखा रहे कि ओरिजिन चेंज करने से देखो आंसर बदल गया। यहाँ पे आंसर जीरो था ऐसी सिचुएशन में, उन्हीं प्लस क्यू के जोड़े के लिए यहाँ पर आंसर आपका, अब मान लो 2a डिस्टेंस भी आप रख सकते हो, इस प्लस इसको यहाँ ले आओ, ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको ओरिजिन मान लो, तो भी आपका आंसर बदल जाएगा और आंसर अब आपका जो आएगा वो जीरो नहीं आएगा। तो आपका आंसर आएगा ये, तो इसका तो क्यू इंटू जीरो आई कैप, और इसका आएगा क्यू इंटू 2a आई कैप, तो 2a क्यू आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसा होगा। तो कुछ इस तरह से आप सोच सकते हो सिचुएशन को। तो ओरिजिन पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज कन्फिग्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है डाइपोल मोमेंट वेक्टर। लेकिन डाइपोल एक प्लस, जैसे प्लस क्यू ऐसे ऐसे बहुत सारे पेयर बना रखे हैं ना, लेकिन एक पेयर ऐसा है चार्जेस का जिसके केस में आपका जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो ओरिजिन पे डिपेंड करना बंद कर देता है, ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ओरिजिन चाहे आप कहीं पे लीजिए, ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करने का मतलब ओरिजिन कहीं पे भी लीजिए आंसर सेम आएगा। पी जो भी आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हो गया, लास्ट में जो पी वेक्टर आएगा, नेट पी वेक्टर, वो हर बार सेम आएगा। और वो क्या है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, प्लस क्यू और माइनस क्यू। यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है, -2q प्लस क्यू, तो इसका भी आंसर ओरिजिन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऐसे हर केस को मैंने सोल्व करके दिखा रखा है यहाँ पे, आप इसमें आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। सिंपल यही रूल लगा के कि इस पे सारे वेक्टर बनेंगे ओरिजिन पे, एक वेक्टर इधर बन जाएगा, एक वेक्टर इधर बन जाएगा, एक वेक्टर इधर, इनको वेक्टोरियली ऐड कर दो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा पी नेट। तो पी नेट आपका कन्फिग्रेशन पे और ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगा अगर आपके पास पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू है। फिर देखिए आप क्या मिलेगा अब आपको आंसर। ऐसे केस की भी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, अब मेरा ओरिजिन है यहाँ पर, और देखो इनके बीच का सेपरेशन ए इसका है ओरिजिन से दूरी, और इसकी है 2a। और अब हम इसे सोल्व करते हैं, तो p1 वेक्टर निकालते हैं, इसको 1 कह रहा हूँ मैं। तो ओरिजिन से पहले तो चार्ज लो विद साइन, और ओरिजिन से उसकी पोजीशन वेक्टर 2a आई कैप से मल्टीप्लाई, ऐसे p2 और सबको वेक्टोरियली ऐड कर दो, तो a + 2a। ठीक है, q और माइनस आई कैप, और माइनस को आई कैप के साथ पहुँचा दो, तो a + 2a क्या हो गया 3a। 3a क्या चीज़ है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की दूरी, बीच की सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्जेस, बस सेपरेशन, केवल एक लेंथ जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल लेंथ चाहिए, सीधी सीधी दूरी दोनों के बीच की। तो 3a q
आई कैप माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब क्या है, ये वाली डायरेक्शन है प्लस आई कैप, तो माइनस आई कैप इस तरफ, तो इसका मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्शन आएगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्शन आएगी आपका जो पी नेट वेक्टर होगा इन दोनों स्पेयर के लिए। तो आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि यही आंसर क्यू इंटू 3a और माइनस आई कैप मैं कैसे ला सकता हूँ। तो आप ना ओरिजिन अपना कहाँ ले आओ, माइनस क्यू पर ले आओ, और माइनस क्यू पर अगर ओरिजिन आपका, आइए सर, माइनस क्यू पर अगर आपका ओरिजिन है तो यहाँ से अब आप देखिए, तो इसका तो खुद का डाइपोल मोमेंट वेक्टर जीरो हो गया, जीरो क्योंकि पोजीशन वेक्टर जीरो हो गया, और ये दूरी है 3a और 3a माइनस आई कैप में है। तो ओरिजिन को आप देखिए अगर यहाँ शिफ्ट करते हैं और केवल इस प्लस क्यू को अगर माने, देखो कुछ ऐसा हो गया है ये, तो यहाँ से ओरिजिन 3a कैप 3a आई माइनस आई कैप आएगा, और चार्ज की मल्टीप्लाई तो प्लस क्यू, तो देखो आ गया ना सेम आंसर। तो कुछ इस तरह से आप ये सोच सकते हो, इस तरह से इसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से सोचने का नज़रिया है ये। अब देखिए, अब इन्हीं पेयर के लिए मैंने फिर से सेपरेशन अलग कर दिया, यहाँ पे तो मैंने ओरिजिन से ए दूरी रखी, यहाँ पे मैंने 2a कर दी, तो ये भी एक नया तरीका है। इस तरह से सोचो, देखो आंसर वही आएगा फिर से लास्ट में। तो ये जनरलाइज हो गया, यानी अब आप कहीं पे भी लगाओ, अब ना आप किताब के तरीके से मत रटो, इसको कहीं पे भी अप्लाई करो, इस तरीके से अप्लाई करो, आपका आंसर कभी गलत आएगा ही नहीं। तो 2a ए कैप, यहाँ पर ये इसका ओरिजिन ये है, तो 2a माइनस आई कैप और इसका बनेगा a प्लस आई कैप। तो ये लगा दिया हमने P1 वेक्टर, इसको 1 नाम दे रखा है, मैंने इसको 2 नाम दे रखा है, और लास्ट में सोल्व हो गए से आंसर दोनों का सेम आ गया। तो केस 1 और केस 2 सेम आंसर, जबकि ओरिजिन अलग है, ओरिजिन दोनों केस में अलग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू का पेयर अगर है हमारे पास कभी भी, तो कोई भी ओरिजिन चूज़ कीजिए, आपके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो अपने आप को ऑटोमेटिकली सारी सिचुएशन को एडजस्ट कर लेगा जो उसकी वेक्टर फॉर्म है, और लास्ट में फाइनल आंसर सेम मिलेगा। और डायरेक्शन हर बार आ रही है माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी माइनस क्यू यहाँ पे ओरिजिन का काम कर रहा है एक तरह से, और प्लस क्यू, यानी अगर माइनस क्यू को ओरिजिन माने और केवल प्लस क्यू का हम क्या निकालें, डाइपोल मोमेंट, माइनस क्यू को ओरिजिन माने तो हमेशा आंसर ऐसा ही आएगा। तो इस पेयर के लिए हमेशा यही रहेगा। अब मैंने देखो इस पेयर को बिल्कुल ही अलग सिचुएशन में डाल दिया, अब मैंने सीधी लाइन पे ना डाल के इसको स्लैंटिंग जो लाइन है इस पर डाल दिया, और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है, देखते हैं क्या फिर भी सेम आएगा। तो P1 वेक्टर अब आप बना सकते हो, ये रहा देखो, ओरिजिन तो यही है, ओरिजिन से वाई डायरेक्शन में चला जाएगा, अब जे कैप आ जाएगा इंक्लूड, यहाँ पे आई कैप, तो अभी तक सारी बातें आई कैप के रूप में हो रही थी, अब जे कैप भी साथ में आ गया। तो यहाँ से अब आप इस पूरे को देखिए, और दोनों वेक्टर, दोनों की दूरी ए है, तो इधर P1 वेक्टर और P2 वेक्टर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। तो मैंने दोनों को सेम दिखा दिया ये वेक्टर फॉर्म में, एरो के रूप में ज्योमेट्रिकली सेम दिखा दिया। और दो वेक्टर अगर हमारे पास सेम हो, उनके बीच में कोई भी एंगल थीटा हो, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 2a cos थीटा बाई 2 आता है। वो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, तो आंसर आ गया 2p cos थीटा बाई 2। थीटा था 90 डिग्री, तो थीटा बाई 2 45 डिग्री, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, और रिजल्टेंट आ गया, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे पता लगाएं। तो डायरेक्शन अब आप देखिए, किसी भी एक आप या तो वाई एक्सिस को चूज़ कर लो या एक्स एक्सिस, किसी के साथ भी डायरेक्शन पता लगा लो। तो वाई एक्सिस को मैंने चूज़ किया, तो ये अल्फ़ा है, तो टेन अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा इसमें कौन है, P2 वेक्टर जो ये है, और बेस हमारा P1 वेक्टर। दोनों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, बस दोनों का डिवाइड करो, आंसर आएगा कुछ, और टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो 1 कैसे, हम अल्फ़ा कैसे पता करें अल्फ़ा कितना होगा, तो हमें या तो डायरेक्ट टेबल याद हो, टेबल याद नहीं है तो हमें चाहिए स्केल और प्रोट्रैक्टर D चाहिए। ठीक है, तो स्केल से कोई भी लाइन बनाइए, और फिर दूसरी एक लाइन ऐसे बनाइए कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों की हाइट सेम हो। तो मान लो आपने एक लाइन बनाई, उसकी कुछ लेंथ चूज़ करी 10 सेंटीमीटर, तो उसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाइए, उसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर लीजिए, और अब यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए इसको। तो अब ये यहाँ पर D की मदद से एंगल माप लीजिए, तो ये एंगल आएगा 45 डिग्री। तो ऐसे आप प्रैक्टिकली भी एंगल मेज़र कर सकते हैं अगर आपके पास टेबल ना हो, तो एक तरीका है ये। और इसमें फिर आप देखिए, अगर कोई बच्चा कहता है कि यहाँ से सर ये तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये डायरेक्शन कैसे, तो ये डायरेक्शन जो आप देखोगे ना माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये आपकी इस वेक्टर के ही इक्वल आएगी जब आप मैथमेटिकली इसको देखोगे, एंगल के रूप में आप देखोगे। तो जो PR वेक्टर है वो आपका माइनस क्यू से प्लस क्यू जो पोजीशन वेक्टर बनेगा उसके पैरेलल आएगा। तो ये एंगल अगर अल्फ़ा है, तो देखिए बीटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल बीटा, या आप प्रूव भी कर सकते हो आप इसको, यहाँ पे 90 माइनस अल्फ़ा
या राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो 45 डिग्री, दूसरा भी 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से देखने का तरीका है। तो इस पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी। अभी एक और चीज़ है जो मेरे को सिखानी है आप लोगों को, और वो है ये देखिए कि यहाँ पे भी मैं इसी को आगे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने सोल्व कर रखा है, ये सीधा यहीं के P1 और P2 वेक्टर ले दिए मैंने, ठीक है। और यहीं के भी अगर आप सोल्व करोगे तो भी आप उसी आंसर पर पहुँचोगे। तो अब वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट लगाते हो तो एक आई कैप और एक जे कैप बनेगा, और फिर ये आई माइनस जे कैप बनेगा। ये बन गया रिजल्टेंट का पोजीशन वेक्टर, या रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आप ये कह लीजिए, ठीक है। या रिजल्टेंट जो चार्ज है क्यू और ए और आई कैप माइनस जे कैप, तो ए इंटू आई कैप माइनस जे कैप क्या, ये है डायरेक्शन जो रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर आएगा उसकी। तो आई कैप में चलो, प्लस आई कैप में चलो और माइनस जे कैप में चलो, तो आपको जो भी प्लस आई कैप में 1 चलो, जे कैप में भी 1 चलो, तो ऑटोमेटिकली 45 डिग्री एंगल पे ही आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा पी आर वेक्टर। तो यहाँ से भी वही बात प्रूव हो रही है सेम। तो देखिए कुछ यहाँ पर भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रखे हैं। आपके आकाश का जो मॉड्यूल है उसी के, उनको भी मैंने बहुत आसान बना रखा है कैसे आप सोल्व कर सकते हो। तो इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊँगा। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा कैसे पता करना है, वो भी तरीका मैंने 2 तरीक़ों से इसको एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे ये एंगल पता कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। इसको 2 तरीक़ों से करके दिखा रखा है, तो इसीलिए अभी वीडियो नहीं बन पाएगी इस पर, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। देखिए ये ज्योमेट्रिकली मैंने इसको दिखा रखा है वेक्टर फॉर्म में सोल्व करके, और एक मैथमेटिकली भी दिखा रखा है। तो ये दोनों तरीके एक साथ मिलने बहुत मुश्किल हो गए, शायद मिलेंगे ही नहीं।